हे फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है कि मैं अपने इस चैनल के थ्रू आप तक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचाने की हमेशा कोशिश करती हूं। कभी मेडिसिन पे रिव्यू, कभी कोई समस्या को डिस्कस हम यहाँ पे करते हैं। तो मैं सुमन जायसवाल आज के इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाली हूँ दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली दवा अडेलीम्यूमैब के बारे में। आखिर ये अडेलीम्यूमैब में ऐसा क्या है जो ये सबसे ज़्यादा बिक रही है और कौन कंपनी इसको बना रही है, कैसे इस्तेमाल होता है, क्या साइड इफ़ेक्ट है, इस सब बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। आपको बस वीडियो के अंत तक बने रहना है। बहुत ही रोचक वीडियो है, जानकारी आपको अच्छी लगेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, तो जैसे कि आपको पता है हम आज अडेलीम्यूमैब जो कि दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली दवा है अब तक, उसके बारे में बात करने वाले हैं। ये ब्रांड नेम ह्यूमिरा के नाम से आती है, ह्यूमिरा के ब्रांड नेम्स के नाम से आती है। और ये TNF अल्फ़ा इनिबिटर्स, TNF इनिबिटर्स यानी कि ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर इनिबिटर क्लास की ड्रग होती है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर वो फैक्टर होता है जब बॉडी में इन्फ्लामेशन होता है, कहीं दर्द जलन होती है तो ये रिलीज़ होता है TNF। तो ये मेडिकेशन TNF को इनिबिट करके काम करती है। मैं आपको बता दूं 2021 में इसकी जो सेल थी लगभग $20 मिलियन को क्रॉस कर गई थी, ठीक है। और इसको सबसे पहले एबॉट ने 2003 में लॉन्च किया था इस मेडिसिन को, और उस वक्त इसकी कीमत सिर्फ $522 थी US में, ठीक है। US में इसकी कीमत $522, इसमें 40 mg की सिरिंज अवेलेबल होती थी। फिर उसके बाद एबवी ने इसको टेक ऑफ किया, स्पाइक ऑफ किया, एंड एबवी ने उसके बाद इसकी प्राइस में इतनी बढ़ोतरी की कि अभी इसका प्राइस $2984 है। सोचिए कितनी महंगी दवा। आखिर काम क्या है ये भी तो पता होना चाहिए ना, इतनी महंगी है तो चलिए आपको बताते हैं। देखिए, ये एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के सिम्टम होते हैं उससे राहत पहुंचाती है। अब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वो तकलीफ़ होती है जिसमें हमारी बॉडी हमारे ही सेल्स को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। हमारी खुद की बॉडी खुद के अच्छे हेल्दी सेहतमंद सेल्स को नुकसान पहुंचाना जब शुरू कर देती है तो उस स्थिति को कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसमें जोड़ों में, घुटनों के जोड़ों में दर्द होता है। जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो बच्चों में होता है। क्रोहन्स डिसीज़, जिसमें क्या होता है कि हमारा शरीर जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की लाइनिंग है उसको अटैक कर देता है, जिसकी वजह से पेन, डायरिया, वज़न कम और बुखार जैसी समस्याएं होती हैं। फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस, जिसमें कोलोन, लार्ज इंटेस्टाइन में या फिर रेक्टम में स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, वहाँ सोर्स बनने लगते हैं, घाव बनने लगते हैं। फिर एंकिलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस यानी कि हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं वो जो स्पाइनल कॉर्ड की जो हेल्दी सेल्स होती हैं उनको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती हैं और स्पाइनल कॉर्ड के जॉइंट्स में, कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद सोरियाटिक अर्थराइटिस में भी इसका यूज़ होता है। सोरियाटिक अर्थराइटिस क्या होता है कि जोड़ों में सूजन, रेडनेस, दर्द तो आता ही आता है, साथ ही साथ पूरे शरीर में लाल लाल रंग के चकत्ते पड़ने शुरू हो जाते हैं, दर्द भी होता है। फिर और हिड्रेंडाइटिस सुपराटिवा। हिड्रेंडाइटिस सुपराटिवा एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें शरीर में पिंपल जैसे छोटे छोटे दाने होते हैं, कहाँ होते हैं? हाथों के नीचे होते हैं, ग्रोइन एरिया में होंगे या फिर एनल एरिया में होते हैं। छोटे छोटे पिंपल्स जैसे दाने होंगे और फिर वो उसके बाद वो दाने फटेंगे, उसमें से पस निकलेगा, ठीक है। और ये जनरली 12 वर्ष से अधिक के लोगों में होता है। फिर अगली जो बीमारी में इसको यूज़ किया जा सकता है वो है यूवाइटिस। यूवाइटिस में क्या होता है कि आँखों के आसपास में और आँखों के डिफरेंट ऑर्गन्स में, डिफरेंट पार्ट्स में स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन आनी शुरू हो जाती है। और इन सब चीज़ों में
कोई भी दवा और काम नहीं कर पाती है, लेकिन ये दवा काम करती है। फिर दूसरी है क्रोनिक प्लेग सोरियासिस, शरीर में बहुत ही क्रोनिक तरीके से लाल लाल रंग के चकत्ते पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों ये इतनी सारी कंडीशंस में सोचिए अडालीम्यूमैब काम करता है जहाँ पे कोई दवा काम नहीं कर पाती है, अर्थराइटिस वगैरह में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बीमारी को ठीक नहीं करती है, सिर्फ जो सिम्टम्स हो रहे हैं, जो दर्द, जो तकलीफ़ हो रही है, उसको कम करता है। ठीक है, ये हम किसी भी तरह से बीमारी को पूरी तरह से ठीक नहीं करता, क्योरेटिव नहीं है ये। ठीक है, तो दोस्तों आगे बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर कर रही हूँ जो कि हमारे दूसरे चैनल का है, टेक डायरेक्शन न्यूज़ के नाम से। प्लीज़ हमारे उस चैनल को भी विज़िट कीजिए और हमारे उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देखिए ये किस फॉर्म में आता है, कैसे लेना है भाई, टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन। मैं आपको बता दूं ये लिक्विड के फॉर्म में आता है जो इंजेक्ट किया जाता है सबक्यूटेनियसली स्किन के ठीक नीचे। ठीक है, इंजेक्शन फॉर्म में लिया जाता है। अब देखिए इसका इंजेक्शन कहाँ लगाना है, इसका इंजेक्शन जो है थाई, जांघ के ठीक सामने में लगा सकते हैं, पेट में कहीं पर भी लगा सकते हैं, सिर्फ नेवल एरिया के पास यानी अम्बलाइकल कॉर्ड के पास नहीं लगाना है, या फिर अम्बलाइकल कॉर्ड से ले करके उसके 5 सेंटीमीटर तक के एरिया या 2 इंच तक के एरिया में इसको इंजेक्ट नहीं किया जाता है। और बेहतर होगा कि जितनी बार इसका इंजेक्शन लिया जाए उतनी बार बॉडी के अलग अलग हिस्सों में, यानी कि अगर स्टमक में ले रहे हैं तो अलग अलग पोजीशंस पे, थाई में ले रहे हैं तो अलग अलग जगहों पे लें। ठीक है, इस इंजेक्शन को हर बार अलग अलग जगह पे लिया जाता है, लगाया जाता है। ये कंडीशन को मैंने पहले ही बता दिया कि कंट्रोल नहीं करता, सिर्फ क्योर, मतलब सिर्फ कंडीशन को कंट्रोल करता है, क्योर नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हर दवा को लेने से पहले कुछ वार्निंग्स होती हैं दोस्तों, कि कब लेनी है, कैसे नहीं लेनी है। अगर ये समस्या है तो खबरदार से ये दवा मत लें, ऐसी कुछ वार्निंग्स होती हैं। तो इसके लिए भी वार्निंग्स हैं। देखिए पहले तो आप जब भी अपने डॉक्टर के पास जाएंगे समस्याओं के संग, आपको तो पता है कि ये दवा हो सकती है, लेकिन जब भी आप जाएंगे अपने डॉक्टर को सबसे पहली चीज़ ये बताएंगे, अगर आप कभी भी अडालीम्यूमैब नाम से एलर्जिक हैं, इसमें जो केमिकल है इससे एलर्जिक हैं, तो ये इन्फॉर्म कीजिए अपने डॉक्टर को। या फिर आप अगर साइक्लोस्पोरिन जैसे कि गैंग्राफ, न्यूरेल या फिर सैंडिमिम्योर ये सारी चीज़ें ले रहे हैं तो डॉक्टर को बताइए। अगर आप थियोफाइलिन जैसे कि एलेक्सोफाइलिन, थियो24 या थियोक्रॉन इन सब नाम की दवाइयाँ ले रहे हैं तो प्लीज़ डॉक्टर को बता दीजिए। अगर आप वारफेरिन पेशेंट ले रहा है जैसे कि काउमेडिन या फिर जेंटोवैक्स तो डॉक्टर को बता दीजिए। डॉक्टर क्या करेंगे कि अडालीम्यूमैब की डोज एडजस्टमेंट में उनको थोड़ी सी सहायता मिल जाएगी। तो इसलिए अगर आप ऐसी कोई दवा ले रहे हैं, आप प्लान कर रहे हैं कि हमें ये लेनी पड़ सकती है, तो डॉक्टर को ज़रूर बताएं। ठीक है, अगर पेशेंट को पहले से ही कोई समस्या है तो भी बताएं। जैसे कि अगर पेशेंट को मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, जिसमें जो नसें होती हैं वो सही से काम नहीं कर पाती हैं, उनमें कमज़ोरी आ जाती है, वो शून्य हो जाते हैं, मसल्स का, मांसपेशियों का नुकसान होने लगता है, कोऑर्डिनेशन में तकलीफ़ आती है, सामंजस्य बिठाने में, और आँखों संबंधित समस्याएं भी हो सकती हैं, आँखों से संबंधित समस्या। तो अगर मल्टीपल स्क्लेरोसिस है तो प्लीज़ बता दें आप डॉक्टर को। अगर फिर दूसरी बात करें हम गुइलेन-बैरे सिंड्रोम, इसमें क्या होता है कि कमज़ोरी तो आती ही आती है, साथ ही साथ कोई नस डैमेज होने की वजह से पैरालिसिस भी हो सकती है। तो ऐसी कोई कंडीशन है, कमज़ोरी है, कोई नसों में नुकसान है, कोई प्रॉब्लम है, ये सिंड्रोम है, जो कोई पार्ट है बॉडी का जो नहीं मूव कर रहा है, अगर एक फिंगर भी नहीं मूव कर पा रहे हैं तो वो डॉक्टर को आप ज़रूर इन्फॉर्म करें। साथ ही साथ अगर पेशेंट को ऑप्टिक न्यूराइटिस है, ठीक है, यानी कि उस नर्व में इन्फ्लेमेशन है, उस नर्व में समस्या है जो आंखों देखी हुई चीज़ों का सिग्नल ब्रेन तक पहुंचाती है, तो डॉक्टर को आप बताएं। यदि पेशेंट को कैंसर है, डायबिटीज़ है,
हार्ट फेलियर जैसी कोई समस्या है या फिर कोई भी हार्ट संबंधित बीमारी है तो डॉक्टर को ज़रूर बता दें, ठीक है। इससे क्या होगा कि वो डोज इनको एडमिनिस्टर करने से पहले मॉडिफाई कर लेंगे। अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है या फिर एडेलीम्यूमैब लेते वक्त प्रेग्नेंट हो गए तो भी डॉक्टर को इन्फॉर्म करें। अगर ब्रेस्ट फीडिंग है यानी अगर माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं तो भी ये इंजेक्शन लेने से पहले डॉक्टर को आप बता दें, ठीक है। फिर उसके बाद डाइट, तो देखिए अगर आपको कोई सजेशन जब ना दिया जाए तो डाइट नॉर्मल ही रखनी है, डाइट से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। फिर अगला सवाल ये हो सकता है अगर डोज मिस हो जाए तो क्या करें। देखिए अगर आपकी डोज मिस हुई है और आपको जिस वक्त याद आए तुरंत ले लीजिए, लेकिन अगर आपकी दूसरी डोज का टाइम हो रहा है तो डोज पहली वाली जो मिस हुई है उसको अब मिस कर दीजिए, आप अगली डोज लीजिए। ये नहीं कि आप डोज पूरी करने के चक्कर में दुगना डोज ले लें, ये आपको गलती नहीं करनी है, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अब साइड इफ़ेक्ट, भाई नुकसान ये तो थी सावधानियां जो बरतनी है, अब नुकसान उसको वो कौन जानेगा, वो भी देखिए। जो छोटी सी नुकसान है जैसे नौसिया, हेडेक, पेन, ये सब अपने आप ठीक हो जाती हैं, इनके लिए उतनी टेंशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ सीवियर हैं जैसे कि नंबनेस, अगर शून्य हो रहा है, कोई हिस्सा नहीं मूव कर पा रहा है, विज़न संबंधित कोई समस्या आ रही है, पैरों में कमज़ोरी आ रही है, सीने में दर्द हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, कोई और जॉइंट में पेन होने लग गया है या फिर खुजली हो रही है, फीवर, ठंडी लगना या इन्फ्लेमेशन संबंधित कोई और समस्या आ रही है, लाल चकत्ते पड़ रहे हैं शरीर पर या फिर उनमें कोई छोटे छोटे दाने हो रहे हैं, उनमें पस भर रहा है, तो डॉक्टर को ज़रूर संपर्क करें। ये सब सीवियर है क्योंकि एडेलीम्यूमैब जो पेशेंट को दिया जाता है उनमें स्किन कैंसर, लिम्फोमा और भी तरह के कैंसर डेवलप होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इन कंपैरिजन टू दोज जिनको ये दवा नहीं दी जाती है, ठीक है। फिर अब आते हैं कि इसको रखना कहाँ है, तो देखिए ये रूम टेम्परेचर पे रखा जाता है। रूम टेम्परेचर यानी कि 77 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 25 डिग्री सेल्सियस पे इसको रख सकते हैं। सूर्य की रोशनी से बचाना है और इसे आप रूम टेम्परेचर में 14 दिन तक रख सकते हैं और एक बार में एक पूरी सिरिंज इस्तेमाल हो जानी चाहिए। अगर उसमें थोड़ा भी बचा है तो आप उसको डिस्कार्ड कर दें, ठीक है। तो अगर इसको आपने 14 दिन तक रखा है रूम टेम्परेचर में बचा के और इस्तेमाल नहीं किया तो आप इसे फेंक दीजिए, क्योंकि 14 दिन से ज़्यादा इसको स्टोर नहीं करना है। फिर आप नई इंजेक्शन खरीदेंगे, ठीक। और इंजेक्शन लेने से पहले एक्सपायरी डेट सारी चीज़ें खुद देखेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मैंने ये आपको जानकारी दी है, लेकिन आपको डॉक्टर की बिना सलाह के कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है। ये जानकारी थी जो होनी बहुत ज़रूरी थी, इसलिए मैंने आपको बताया। दोस्तों अब मैं सुमन जायसवाल आपसे इस उम्मीद के संग विदा चाहूँगी कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो शेयर जैसे कि मैंने कहा ज़रूर कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अब अगले किसी वीडियो में मिलेंगे, किसी नई समस्या के बारे में बातें करेंगे, किसी नई मेडिसिन का रिव्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।